हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट। 3 से लेकर 5वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं सीटेट ईवीएस के अंदर, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे के चैप्टर कवर करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जल। वाटर के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भूपृष्ठ। सरफेस का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि होते हैं, से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। जल महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है। ये पेपर में आया हुआ है, आ भी सकता है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमनियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 2.7% पानी है, उसमें से भी बर्फ बना हुआ है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। गंदे पानी पीने से क्या होता है, दस्त और हैजा हो जाता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है। दस्त या उल्टी में शरीर को बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। क्या बोलते हैं उसे, पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन। जल का सार्वत्रिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। पदार्थ की तीनों अवस्था में लिक्विड, सॉलिड, गैस में जल विद्यमान है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। अब है कुआं या बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी आपने पढ़ा हो, दिल्ली में है जो कि, तो कुआं एंड बावड़ी, ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो कुआं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोग होते थे। ठीक है। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या होते थे। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन में पानी क्या कम होता जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। झील कम हो रही है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। अब ये घड़ी सर यानी तालाब। ठीक है। सर यानी क्या होता है, तालाब। ये आ सकता है। इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे और कमरे, बड़े हॉल आदि थे। इसमें क्या, बारिश का पानी इकट्ठा होता, तालाब में चला जाता था। आगे चलते हैं। मृत सागर इजराइल में है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इजराइल में है ये मृत सागर, देख सकते हो। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जिसे तैरना नहीं आता, वो भी मृत सागर में आराम से एंट्री कर सकता है। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी को भोजन कराते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण क्या, एक खाद्य श्रृंखला चलती है। एक प्राणी दूसरे तक जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन वह ईंधन होते हैं जो जमीनों के नीचे पाए जाते हैं, जो कि लगभग कई हजार करोड़ वर्ष पहले दब जाते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम अन्य प्रकार के रूप में। जीवाश्म ईंधनों के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे, और जीवाश्म ईंधन में पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन कोयला, यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, छरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती हैं। तेल, ये एक द्रव है। भारत में तेल पश्चिमी घाट तथा राजस्थान, गुजरात व असम की डिगबोई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के उपयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और यह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। इसमें
प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और सार्वजनिक यातायात के वाहनों में पाई जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसी जितनी भी 3-4 गैस हैं सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक में व्यापक रूप में पाई जाती है, प्रकृति में वायु ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम होता है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, पेट्रोलियम महत्वपूर्ण। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकालने वाला कच्चा तेल गहरे, ये लाइन आपको याद कर लीजिए। जो लाल रंग आप देख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास में, ये महत्वपूर्ण है। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है और इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल tar ग्रीस बनता है। इसके बाद है गैस। द्रवों से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस होती हैं। यूपी टैड में आया था, ग्रीन कौन सी बहुत ज़्यादा आता है यूपी टैड में कह सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती हैं। कौन सी, ये आपको याद रखनी है। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, इनके कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन होता है। इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाए दी गई है। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, इसके बाद वायु में पाई जाने वाली गैस हैं। कौन कौन सी गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस हैं जिनमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। नाइट्रोजन और कौन सी, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायु में अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्गन की मात्रा 2.0 है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है, हमारे वायु में पाई जाने वाली है। इन सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण। ग्रीन हाउस गैस है, कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने हाँ तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे, हम ग्रीन हाउस गैस पढ़ रहे थे। ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मियों को रोकने में सक्षम होता है। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाली वायुमंडल में इन गैसों का मुख्य कारण है। ग्रीन प्रभाव का मूल कारण ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैस में जितनी अधिक पृथ्वी का सतह तापमान उतना ही अधिक है। इसी वजह से इन सभी गैसों मिलकर ग्रीन हाउस गैस का नाम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, मिथेन को CH4, जलवाष्प वाटर वेपर, नाइट्रो को NO2 और फ्लोरो क्या ये फ्लुओरीनीकृत गैस। अब मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं। मानव ने बनाई है, मानव निर्मित है। ठीक है, इसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या कारण है। औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्री ज़्यादा लगाई जा रही है, गाँव से शहर का नगरीकरण हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पादन धुआं होता है और वनों का विनाश होता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हमारे पृथ्वी चारों तरफ वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास ऊपर, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वायुमंडल हैं। हमारा पृथ्वी पर सभी जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कितनी परत होती है पृथ्वी के ऊपर जब हम धरती पर रहते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में कितनी परत होती है, 5 परत होती है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, पहला होता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बाह्यमंडल और अंत में आता है बाह्यमंडल। ठीक है, चौथे वाले को आयन मंडल भी बोल देते हैं। तो क्षोभमंडल ये पेपर 2 में पूछा जाता है, जो अपना SST वाला पार्ट है, तो उसमें क्षोभमंडल और वायुमंडल से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
तो छोप मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। हम इसी मॉडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। सबसे पहले वाली में छोप मंडल बोलते हैं इसे। मौसम की लगभग सारी जो घटनाएं होती है इसी में होती हैं। तूफान आदि जो भी होता है समताप मंडल, ठीक है। छोप मंडल के ऊपर का भाग क्या है? समताप मंडल कहता है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों को मौसम संबंधी घटनाओं को लगभग मुक्त होती है। इसमें क्या होता है? बादल कुछ होता ही नहीं है, इससे नीचे वाली मंडल में होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरे वाले में ओजोन की गैस की परत होती है, ये ध्यान रखना है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। गाइस रात का समय हो रहा है तो नींद काफ़ी आ रही है, लेकिन कोई नहीं। तो समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? अपना ओजोन गैस पाई जाती है, और हवाई जहाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये मध्य मंडल। इसी में वो एक कहावत है ना कि जो कोयल कौवा होता है, चलिए कहावत को छोड़ो, मध्य मंडल बाज जो होता है वो वर्षा को अवॉइड करके और इसी मंडल में पहुंच जाता है, वो अवॉइड कर देता है बारिश को। मध्य मंडल की बात कर रहे थे हम। ये है वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अंतरिक्ष से परिप्रेक्ष्य होने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, इस पिंड में आते क्या होता है? जल जाते हैं। जब ऊपर से कोई तारा गिरता है तो इस पिंड में आते क्या होता है? जल जाता है, टूट जाता है। वायुमंडल इसे वायुमंडल भी कहते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। अनुमंडल इस परत का एक भाग है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार इस परत का उपयोग होता है। वास्तविक पृथ्वी से रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रस्तुत कर दी जाती है। सैटेलाइट होती है, रेडियो की तरंगें होती हैं। अब वायुमंडल होता है जो अंतिम है। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की ऊंची परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम या नाइट्रोजन से बनी होती है। सौरमंडल हम पहले पढ़ चुके हैं, सूर्य वगैरह हम दूसरी वीडियो में कवर कर लिया था। नेक्स्ट ग्लोब वगैरह हम पढ़ चुके हैं। हमारे भारत में क्या है? अभी कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। जिसमें वेटिकन सिटी है और पहले नंबर पर रूस है। जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। योगी सरकार। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अब सबकी राजधानी दी हुई है। अभी यूपी उसका एक एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पैट का, तो उसमें चंडीगढ़ की शायद लक्षद्वीप की राजधानी पूछी थी कब आती, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो कि महत्वपूर्ण होता है, यूनाइटेड जो स्टेट होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो स्टेट होती है उनकी कैपिटल पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक तो कॉमन सी चीज़ें ज़्यादातर सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पुष्प कमल का फूल है, राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। IPL मत लगा देना, कहीं बैट बॉल लगा दो, क्रिकेट नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वट है, तो वट वृक्ष के ऊपर एक कहावत याद आती है कि जैसे जैसे मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है तो उसे एक वट वृक्ष की भांति इतना घना हो जाना चाहिए कि उसकी छाया में, जैसे वट वृक्ष की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी छाया क्या है? और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे मनुष्य का जीवन भी होना चाहिए। जैसे जैसे की उम्र बढ़ रही है तो उसका प्रभाव भी समाज पे, संस्कृति पे, परिवार में बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। 25 की इसकी लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबी है भारत की। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा? हाथी, मेरा साथी। और राष्ट्रीय जलीय मछली कौन है? मछली है, जिसे डॉल्फिन बोलते हैं। राष्ट्रपति क्या है? महात्मा गांधी हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा की भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। काफ़ी बहस चली थी, तो कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा है हिंदी। भारत के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा दर्जा प्राप्त है, ठीक है। 22 भाषाएं, ये याद रखें। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? रुपया। 15 जुलाई 2000 को जारी किया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? 15 अगस्त। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पतंग अपना कैलेंडर होता है। अब ये क्या है? भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट की बात करें जहाँ पे जैविक विविधता जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। भारत में 35 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का 2.3 है। क्षेत्रफल विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित हैं।
टीटो वर्मा क्षेत्र, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ठीक है, तो 35 हॉटस्पॉट हैं। अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि हम लोग देखते हैं WWF बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अर्थ समिट एक सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन कहते हैं। अब ये दिवस पूछे जाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, अभी इसी डेट में पूछा गया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पूछा गया था। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी 22 मई। विश्व प्रकृति दिवस 3 मई को। ओजोन परत 16 सितंबर को। ठीक है, कृषि ये देख सकते हैं आप, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूल की खेती को। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। ठीक है, तो मानव रोग होते हैं क्षय रोग, खसरत, पोलिया, हैजा, टाइफाइड। नृत्य के बारे में बात करें, राजस्थान का घूमर, पंजाब का लावड़ी, महाराष्ट्र चोंग, बिहू, असम क्वेश्चन आया हुआ है। मुगटा अरुणाचल प्रदेश का, कथकली कहाँ का है, केरल का है। गढ़वाली उत्तराखंड, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। रासलीला गाना अपने उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का है। गरबा कहाँ है, गुजरात का है, जो कि दया नहीं, हाँ ठीक है, गुजरात का है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश और केरल है, तो क्वेश्चन की अच्छे से स्टडी कर लें। दक्षिण कहाँ पे, पश्चिम कहाँ पे, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। जैसे ये है तो इसमें नीचे होता है दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तर, पूर्व यहाँ से सूरज उगता है, और पश्चिम यानी गुजरात। ठीक है, तो इसमें देखना है केरल के निकटवर्ती राज्य जैसे तमिलनाडु और कौन से हैं, कर्नाटका हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी, जैसे गोवा के कौन से, गुजरात के कौन से हैं। बीच में से अपनी क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो अपनी कर्क रेखा है। ठीक है, तो आज के अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आंसर हैं वो PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, जिस भी स्टूडेंट को चाहिए उसको ये PDF मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और CTET की तैयारी करते रहिए।